हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे डिसऑर्डर सीरीज़ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स। आइए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में दिक्कत होती होगी एंड सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर्स में दिक्कत होती होगी। सो अगर हम इसका डेफिनेशंस पढ़ें, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर विच encompasses द एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ये डे टू डे लाइफ को जब ट्रिगर करने लग जाए, हमारा डेली फंक्शनिंग अच्छे से ना हो प्रॉपर तरीके से, और इसमें अडेप्टिव बिहेवियर देखने को मिले, ठीक है, और किस में दिक्कत देखने को मिले, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, तो इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। टिपिकली ये कब प्रेजेंट होता है? बर्थ से पहले, ठीक है, बर्थ से लेकर कहाँ तक? हमारे अर्ली चाइल्डहुड तक। ये काफ़ी जल्दी, अगर वैसे तो काफ़ी जल्दी डायग्नोस हो जाता है और अर्ली चाइल्डहुड में ही पता चल जाए तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड मैल एडेप्टिव फंक्शनिंग, ठीक है। मैल एडेप्टिव इज डिफरेंट वन। सो पहला है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, दूसरा है एडेप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या दिक्कत आएगी? देखिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी सही नहीं रहेंगी। इसमें जो आईक्यू लेवल होता है, उन बच्चों का आईक्यू लेवल जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, वो 70 से नीचे होती है। 70 से नीचे होने का क्या मतलब है कि बिलो एवरेज जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर से। ठीक, आपको पता होगा नॉर्मल और एवरेज आईक्यू कितना होता है, 100 से लेकर 110 या 90 से लेकर 120 के बीच में ही होता है, राइट। लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होंगी, फिर जिनको डिसऑर्डर्स होगा ये फेस चैलेंजेस विद द रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में प्रॉब्लम होगी, और डे टू डे लाइफ से सीखने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा इसका जो कैरेक्टर है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरा है एडेप्टिव बिहेवियर। अब एडेप्टिव बिहेवियर वो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब वो माल एडेप्टिव बिहेवियर करेंगे, ठीक है। कैसे? किन तीन स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मतलब किसी भी चीज़ का हम कॉन्सेप्ट बेस नहीं समझ पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो मतलब कहाँ प्रॉब्लम आएगी? स्कूल्स में प्रॉब्लम आएगी ना, एकेडमिक स्किल्स में, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स में, फाइनेंस समझने में, टाइम मैनेजमेंट में, टाइम को समझने में। हो सकता है किसी बच्चे को, किसी नॉर्मल बच्चे को एक फ्लावर की ड्राइंग बनाने में 5 मिनट लगते हो, लेकिन अगर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है उससे कुछ बनाने या लिखने में हो सकता है पूरा घंटा लग जाए, तो उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम आएगी, वो कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, कन्वर्सेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप अच्छे से नहीं रख पाएगा, सोशल क्यूज़ नहीं समझ पाएगा, समझ नहीं पाएगा। हो सकता है आपके सामने कोई आपको हाई कर रहा हो और आप किसी को बाय कर रहे हो, या वो समझने में टाइम लगेगा कि अच्छा हाई कर रहे हैं, तो 5 मिनट बाद आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि हाय। थर्ड है प्रैक्टिकल स्किल्स, स्ट्रगल्स विथ एवरीडे टास्क सच एज पर्सनल केयर, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन है। पर्सनल हाइजीन रखने में, पर्सनल केयर रखने में इनको प्रॉब्लम आती है। तो हमने कौन सी तीन स्किल्स में प्रॉब्लम पढ़े? कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट, सोशल, प्रैक्टिकल। कंसेप्ट, सोशल, प्रैक्टिकल, ओके। अब हम इसकी ऑनसेट की बात करें तो ये 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन को होता है ये। एंड ऑनसेट की बात करें तो ये 18 साल के पहले पहले इसका डेवलपमेंट हो जाता है, डायग्नोज भी हो सकता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो है, आईडी, इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब क्या है? डेट परसिस्ट्स थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ एंड इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड कर सकता है कि आपको कितना सपोर्ट और इंटरवेंशन मिले। हो सकता है किसी को सही टाइम पे सही इलाज मिला हो और वो मैनेजेबल हो गया, वो ठीक हो गया हो। कई कई लोगों को सही टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना क्योर अब हो पाओगे, कितना सही आप हो पाओगे, कितनी देरी हो चुकी है या आप सही टाइम पे आए हो इलाज कराने, ठीक है।
अब अगर हम इसके टाइप्स पढ़ें तो जनरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। आइए देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है। माइल्ड मतलब बहुत ही कम, मिनिमल सपोर्ट चाहिए होता है इनको, और कभी कभी सपोर्ट चाहिए होता है इनको, मदद कभी कभी चाहिए होती है, और ये हो सकता है सेमी इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ खुद से जी सकते हैं। मॉडरेट में इनको रेगुलर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। रेगुलर सपोर्ट मतलब पूरे दिन में हो सकता है आपको 1 या 2 काम के लिए इनको सपोर्ट लाइफ टाइम करना ही पड़े। ठीक है, हो सकता है ये अपने घर में अच्छे से काम कर रहे हों, लेकिन जब ये ड्राइविंग करने चाहिए, बाहर के मार्केट एरिया में जाते हो, तब इनको थोड़ी ज़रूरत हो पड़ती हो सपोर्ट की। थर्ड होता है सीवियर। अब सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर में आपको एक्सटेंसिव सपोर्ट चाहिए और लाइफ टाइम के लिए चाहिए। हर एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के लिए चाइल्ड माइट एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल डिलेज, और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी कम होती है, क्योंकि इनका सेल्फ एस्टीम भी कम होता है ना, जब ये खुद से कुछ काम कर नहीं पा रहे और लोग इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इनका अपने आप ही हो सकता है कि इनको ऑटिज़म से ये डायग्नोस हो जाए, या इनको कोई और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है। ठीक है। फोर्थ वन इज़ प्रोफाउंड, जिनका सबसे कम आईक्यू होता है। इनको तो आप अकेले छोड़ ही नहीं सकते हो, इनको एक कांस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दीज इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड राउंड द क्लॉक केयर एंड कांस्टेंट सपोर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अच्छा, ये सब डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सबसे पहला अगर हम एरिया में देखें तो जेनेटिक एंड क्रोमोसोम्स वाले में बात करते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम की वजह से हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, लेकिन ये होता क्या है? ट्राइसोमी 21 का नाम सुना है? मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है 21 नंबर के क्रोमोसोम्स में, जहाँ 2 होने चाहिए 3 होते हैं। ठीक है। फिजिकल एंड डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं इसके कारण, और जब बच्चा पैदा होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तब कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि हाँ, इसको ही डाउन सिंड्रोम हो सकता है। क्या क्या? छोटी नाक, छोटी गर्दन, चेहरा फ्लैट होगा, उसकी आइज़ जो होगी वो फ्लैटन्ड आमंड शेप्ड आइज़ होगी, है ना। सेकेंड वन इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये जीन म्यूटेशन के कारण होता है। कौन सा जीन? FMR1। FMR जीन जो होता है उसके म्यूटेशन के कारण ये सिंड्रोम होता है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर जो हमने रेंज बताया, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसरी इश्यूज, ओके, एंड बिहेवियरल चेंजेस। अब इसमें कॉमन फिजिकल फीचर्स देख सकते हैं हम। वेल्ब प्रोलैप्स हो सकता है, हॉलो चेस्ट हो सकता है। ठीक है। ऑटिज्म डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंसान को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कुछ अलग टाइप के कुछ फेशियल फीचर्स होते हैं। ठीक है। प्रोमिनेंट जॉ होगा इनका, डेंटल वाला जो जॉ वाला पार्ट है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली अलग से दिखेगा, बड़े बड़े कान होंगे, बड़ा सा फेस होगा। ठीक है। प्लेडर विली या विलाय सिंड्रोम जो होता है, PWS क्या होता है? ये एक काफ़ी रेयर जेनेटिक कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, जिस बच्चे को ये होगा उसको एक कंडीशन मिल जाती है, हाइपरफेजिया होता है उनको। इसका मतलब क्रॉनिक ईटिंग, ज़्यादा ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा खाना, इससे बच्चा ओबीज होता है। ठीक है। तो जो बच्चा एक्सेस खा रहा हो बचपन से और ओबेसिटी का शिकार हो, उसको हो सकता है कि एक रेयर जेनेटिक कंडीशन हो, जिसको मतलब PWS उसको हो सकता है। फोर्थ वन इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम PKU भी बोलते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड है वो ब्रेक नहीं हो पाता। देखिए, इसको मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए, फिनाइल प्रोवरिक एसिड है, ठीक है, वो किस में है? देखिए, डायटरी प्रोटीन जो हम खाते हैं वो 2 चीज़ों में टूटता है, फिनाइल एनालाइन एंड ट्रायोसिन। अब ये अगर उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, देखिए बीच में क्या लिखा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया कब होता है? जब ये जो बॉडी में हम जो खा रहे हैं प्रोटीन, वो एमिनो एसिड में ना टूट पाए। एमिनो एसिड में जब ये नहीं टूट रहा है, जब इस ये बीच में से, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? फिनाइल पायरुविक एसिड,
राइट। उसके बाद क्या लिखा है, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, टायरोसिन। जिसके बाद ये टूट के मेलानिन बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, डोपामिन बन रहा है, जो भी है बॉडी में जा रहा है। जब ये ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तब ये कंडीशन बनती है। सो PKU विच मीन्स फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन where the body can't break down the amino acid phenylamine. ओके, कुछ प्रीनेंटल फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। प्रीनेंटल कॉजल फैक्टर मतलब बर्थ से पहले। सबसे पहला इसमें आता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बहुत अच्छा चार्ट बना के आपको समझाने, फ्लो चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश की है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी अल्कोहल कंज्यूम करती है, उसकी बॉडी में उस अल्कोहल को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको उसका जो अल्कोहल पी रही है, वो अल्कोहल पचाने में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही है, तो ऑक्सीजन जो बच्चे के डेवलपमेंट में चाहिए था वहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। अब ऑक्सीजन अगर बच्चे को कम मिल रहा है पेट के अंदर, वूम के अंदर, तो उसका डेवलपमेंट डिले हो सकता है, कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऑर्गन बड़ा छोटा हो सकता है। When a pregnant lady consumes alcohol, more oxygen is required or consumption is more in order to digest or absorb alcohol, which leads to the less oxygen left for डेवलपमेंट फॉर द बेबी। इससे क्या हो सकता है, माइक्रोसेफेलस मतलब ब्रेन उसका स्मॉल हो सकता है, या तो हो सकता है उसको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाए, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स ये हो सकती है। इसी कुछ फीचर्स देखिए किस तरीके के नॉर्मल फीचर्स होते हैं बच्चे के, और एबनॉर्मल फीचर्स देखिए जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जिस बच्चे को है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा फैक्टर है हमारा प्रीनेटल में कि मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाए, रुबेला हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस, जीका वायरस हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। थर्ड वन इज़ मैटरनल हेल्थ कंडीशंस। अगर मदर को पहले से ही कोई बीमारी है, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, और कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो गया, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, या बहुत एक्सेसिव हेडेक रहता है, माइग्रेन है, ये सारे फैक्टर्स अगर मदर को पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, फिजिकल बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे बेबी के डेवलपमेंट में, और हो सकता है इससे बेबी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आए, डिसऑर्डर आए जब वो बर्थ हो उसका। फोर्थ है एक्सपोजर टू टॉक्सिन, लेड, मर्करी, जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन हो सकता है, या आप पर्टिकुलर कोई ड्रग ले रहे हैं और वो जो प्लेसेंटा जो बैरियर होता है, जो प्लेसेंटा मतलब जो प्लेसेंटा के अंदर बच्चा होता है, ठीक है, इट्स लाइक अ शील्ड। तो अगर कोई भी बाहरी पदार्थ अगर उस प्लेसेंटा की वॉल को क्रॉस करके अंदर बच्चे तक जा रहा है, इसका मतलब उसको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी और ब्रेन डेवलपमेंट उसका नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल यूवी रेज अगर ओजोन रोन से पेनिट्रेट करके, ठीक है, ओजोन जो लेयर है, यूवी रेज अगर उसमें से क्रॉस करके हमारे तक पहुँचे तो हमको नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर ओजोन लेयर अच्छा है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में मोटा है, तो वो यूवी रेज को नहीं कर सकता, ये हमारे ऊपर भी बैरियर लगा है। फॉर एग्जांपल अगर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो वो भी बैरियर है, हमारी स्किन के अंदर क्रॉस नहीं कर रहा है जो भी टॉक्सिन है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। वैसे ही आप समझिए ओजोन को या सनस्क्रीन को आप एक प्लेसेंटा का वॉल समझिए और अंदर उसके बच्चा है, ठीक है। सो एक्सपोजर टू टॉक्सिन, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे लेड, मर्करी, और ड्रग्स अक्रॉस प्लेसेंटल बैरियर डिसरप्ट फीटल ब्रेन डेवलपमेंट। थर्ड वर्ड इज पेरिनेंटल कॉजेज, मतलब प्रीमेच्योर बर्थ हो जाना, लो बर्थ वेट, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, या कोई ऑर्गन अच्छे से डेवलप ना हो। सेकेंड वन इज़ बर्थ इंजरीज एंड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसको हाइपोक्सिया कंडीशन बोलते हैं, या ब्रेन ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है आपको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। थर्ड वन इज़ न्यूनेंटल इन्फेक्शंस, इसमें मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस हो सकता है, आफ्टर बर्थ का है ये, ठीक है। पेरिनेंटल मतलब आफ्टर बर्थ। पोस्टनेंटल क्या होता है,
बाद में जाके आपको मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस या कोई ट्रॉमा हो जाए, आप गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या आपके साथ कोई अब्यूज़ हो जाए, उससे डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, लेड, मरकरी एंड जो भी अदर हैवी मेटल्स होते हैं। सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड क्रॉनिक इलनेस, बच्चे को वो पोषण मिला ही नहीं है, वो पोषक तत्व उसके पहुँचे ही नहीं है। जो हम होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वो सही मात्रा में नहीं गया है, फैट्स अच्छी मात्रा में नहीं गया है, या वो बोल सकते हैं हम आयरन कैल्शियम बच्चे के अंदर नहीं है, उससे हो सकता है बच्चे को एनीमिया हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए या कोई और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाए। फोर्थ वन इज़ डिप्रिवेशन एंड निगलेक्ट, अगर उसको बचपन में उसके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, अब्यूज़ हुआ है या उसको एक्सट्रीम निगलेक्ट किया गया है, इससे भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब इनको डायग्नोस करने के कुछ टेस्ट है कि भाई कैसे पता चले, हमको सिम्टम्स पता चल गया, लिखने में प्रॉब्लम होगी, लिखने, सुनने, पढ़ने में, समझने में, सोशल क्यूज समझने में प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत सारे सिम्टम्स हमको समझ में आ गए अभी तक। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, श्योर कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कुछ, जो कि ईईजी है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कुछ, एमआरआई है, जेनेटिक टेस्ट है, स्पेशल एजुकेशन टेस्ट है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग है एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अब रिसर्च ने ये बताया है, रिसर्च स्टडी शोज that about 30%, 20 to 30% of the people who have an intellectual disability are more likely to develop other mental health conditions like anxiety and depression। 20 से 30% लोग जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा वनरेबल है, वो ज़्यादा प्रोन टू किसके हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, उनको जल्दी हो सकता है कोई भी मेंटल हेल्थ इशू, फॉर एग्जांपल एंजाइटी या डिप्रेशन। कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें, देखिए ये जितने भी डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो भी मैंने कंडीशंस बताई आपको, उसकी वजह बताई, टाइप्स बताई, ये सब 100% क्योरेबल तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मैनेजेबल है, इनको हम कोप कर सकते हैं इनसे। तो कुछ इनकी कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ है, फॉर एग्जांपल जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप, आपको फैमिली सपोर्ट मिले, कोई सपोर्ट ग्रुप, सोशल ग्रुप आप ज्वाइन करें, लर्न मोर अबाउट द कंडीशन। अगर मुझे कोई बीमारी है और अगर उस बीमारी के बारे में मुझे अच्छे से पता होगा तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है मेरा कोप करने का, कंडीशन से या बीमारी से। डोंट रश टू द प्रोसेस, स्टे सोशल एंड टेक पार्ट इन देयर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप पार्ट लें, आप ये मत समझिए कि अगर कोई बीमारी है, हो गई है मुझे, तो वो ठीक ही नहीं हो सकती है, वो ऑफ कोर्स मैनेजेबल हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।